निवेश की बारीकियां जो आपको देंगी आपके सभी सपने पूरे करने का विश्वास। योर मनी के जरिए हमारा मकसद सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आपको आपकी मनचाही जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना ही है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं आज योर मनी का फोकस कहां पर है। नई नौकरी के लिए टैक्स के 10 टिप्स। म्यूचुअल फंड में कैसे मिलता है कंपाउंडिंग का फायदा। कहां से करें निवेश की शुरुआत। तो योर मनी में आज हम इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के फिरोज अजीज। फिरोज, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। नई नौकरी मतलब नई पोस्ट और बढ़ा हुआ पैसा। नई सैलरी की खुशी में हम नई नौकरी से जुड़े टैक्स को लेकर तमाम पेच या तो भूल जाते हैं या तो हमें पता ही नहीं होते। तो योर मनी पर आज हम आपको देंगे 10 टिप्स जो कि जब आप नौकरी छोड़ रहे हो तब इन पर अमल करना बेहद ज्यादा जरूरी है, बेहद अनिवार्य है। पहला टिप यह है कि आप जो है नई नौकरी जब भी ज्वाइन कर रहे हो तो अपनी पिछली आय का ब्यौरा दे दे। इसको विस्तार से हम समझते हैं। अपनी पुरानी इनकम का ब्यौरा देना या खुलासा करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने अब आपके एक फाइनेंशियल में 2 एम्प्लॉय हो गए थे, एम्प्लॉयर हो गए थे। तो अब क्या होगा कि आपके टैक्स स्लैब्स जो हैं, मिनिमम टैक्स स्लैब्स, वो दोनों की पेमेंट्स को मद्देनजर रखते वो टैक्स स्लैब्स कंप्यूट होनी चाहिए। अगर आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि आपको ऑलरेडी 4 लाख मिल चुके हैं फॉर एग्जांपल पहले 6 महीने में, तो आप वो नया एम्प्लॉयर विल कंसिडर यू एज जीरो सैलरी। तो क्या होगा कि आपकी टैक्स जो डिडक्शंस हैं वो कम होंगी और लास्ट मंथ में ज्यादा डिडक्ट हो जाएगी आपकी और आपके लिए सरप्राइज होगा। या फिर जब आप टैक्स फाइल करेंगे तो आपको पेनल्टी के साथ, इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टिप आपके लिए ये है कि जितनी भी जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें से कटौती या छूट का क्लेम जो है आपको करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। करेक्ट। जैसे ये 80C की जो बेनिफिट्स होती हैं वो एक ही बार आपको क्लेम करनी है, 2 बार क्लेम ना हो जाए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कैसे हम ध्यान में रखेंगे? देखिए, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ELSS स्कीम फॉर एग्जांपल 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो 80C के बेनिफिट्स आपने अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया है और ये एम्प्लॉयर को भी इन्फॉर्म किया है, अगर दोनों उसका बेनिफिट दे देंगे आपको तो आपने कम टैक्स पे किया होगा और आप पे पेनल्टीज आने की काफी अच्छी संभावना है। और अगर ITO को ये आइडेंटिफाई करता है तो वो असेसमेंट के लिए 2-3 और साल की आपकी रिटर्न्स को चेक करने लगेंगे, उसमें काफी हैसल और लॉजिस्टिकल इश्यूज। बिल्कुल, इस चक्कर में टैक्स का बोझ आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अगला टिप ये है कि जरूरी दस्तावेज ले लें। नौकरी छोड़ते वक्त आप कंपनी से फॉर्म 16 और 12 भी जरूर ले लें। करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहे हैं तो आपको फॉर्म 19 और पे स्लिप्स और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि इसकी यूज आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कर पाए। तो ये फॉर्म्स लिए बगैर अगर आप छोड़ देते हैं तो उसकी रिकॉर्ड्स वापस निकालना, रिट्रीव करना इनकम टैक्स फाइलिंग पर्पसेस से काफी डिफिकल्ट होने की संभावना है। चलिए, तो ये तमाम फॉर्म्स आपको लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ ही नोटिस पीरियड की सैलरी भी काफी मायने होती है। ये किस लिहाज से, टैक्स एंगल अगर मैं समझना चाहूं तो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, अगर आपने नोटिस पीरियड में अगर आपने सैलरी की अगर आपने वेव ऑफ की और काफी बार आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर भी आपको वही पीरियड की सैलरी देता है और आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर भी पे कर देता है, ये डबल पेमेंट्स होने की वजह से वो काफी बार मिस हो जाता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में। तो अगर ये मिस हो जाता है तो फिर आपको लास्ट में अगर पेमेंट्स करने पड़ेंगे। सो काफी बार ऐसा होता है कि नोटिस पीरियड में दोनों एम्प्लॉयर्स आपको रेम्यूनरेट कर देते हैं और अमूमन एम्प्लॉय इसको डिक्लेयर करना, ओवरलैप सैलरीज को डिक्लेयर करना भूल जाते हैं तो लास्ट मिनट सरप्राइज हायर टैक्स बिल्स आने की संभावना है। तो क्लियरली डिक्लेयर करना वेल इन एडवांस टू अवॉइड पेनल्टीज इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और अक्सर हम देखते हैं कि अगर आपको नई नौकरी लगी है और वो किसी दूसरे शहर में है तो आप रिटर्न भरना भूल जाते हैं या गलत जगह पर रिटर्न भर देते हैं। तो अगला टिप यही है कि जगह में बदलाव की जानकारी जरूर दें। हाँ, जगह में बदलाव, जैसे आपका नया प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर आपको एक लोकेशन चेंज कर रहा है तो आपको अपनी फाइल मूव करनी पड़ेगी आपके प्रेजेंट लोकेशन पे। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना, आपका एड्रेस प्रूफ्स रेडी रखना ताकि अपनी इनकम टैक्स एसेसिंग जो सर्कल है वो आपकी मूव हो जाए, आपकी प्रेजेंट लोकेशन जो नया प्रोस्पेक्टिव लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
लेकिन ऐसे में अगला टिप ये है कि आईटीआर फॉर्म का चुनाव आपको सही तरीके से करना चाहिए, जो कि अक्सर काफी पेचीदा होता है। फिरोज, इसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, काफी बार जो एम्प्लॉइज रिजाइन करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो उसके लिए उनके लिए ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म्स होते हैं वो अलग होते हैं, एम्प्लॉय के लिए अलग होते हैं, बिजनेस के लिए अलग होते हैं। तो आपको अपना रेलेवेंट फॉर्म चुनना, अगर आप एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो फॉर्म की चेंज होगी और नया फॉर्म चुनना और उसके हिसाब से फाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस अगर आपने सैलरीड एम्प्लॉय के फॉर्म से फाइल किया तो वो इनकम टैक्स रिटर्न रिजेक्ट होने की काफी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। 7वां टिप ये है कि आपको अपनी आय और संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तो नए एम्प्लॉयर को हमें अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स यहाँ क्यों देनी होती हैं? देखिए, अगर आपकी इनकम्स हैं, आप नए एम्प्लॉय के पास गए हैं, तो आपकी जो पर्सनल इनकम्स है, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गई, सेविंग अकाउंट की इनकम हो गई, एफडी की इनकम हो गई, वो इनकम्स डिक्लेयर नहीं करेंगे तो टैक्स कम डिडक्ट होगा। इसको भी टैक्स डिडक्शन में नए एम्प्लॉय को कंसिडर करके, एम्प्लॉयर को कंसिडर करके उसके आपकी टैक्स डिडक्शन करनी पड़ेगी। तो डिक्लेयर ऑल योर पर्सनल इनकम्स, इंटरेस्ट इनकम्स और एनी अदर इनकम जो आपके पर्सनली आपने इन्वेस्टमेंट्स में कमाई है। एब्सोल्युटली। और ऐसे में नए एम्प्लॉयर को टैक्स छूट की जानकारी भी देनी होगी। ये किस लिहाज से जरूरी है? ये जो टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम्स जो आपको आई हैं, वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, वरना वो उसमें भी टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको ग्रेचुइटी मिली, जो रिजाइन करने पे काफी बार मिलती है, तो वो एग्जेम्प्ट इनकम है, तो वो डिक्लेयर करेंगे आपके एम्प्लॉयर को, नहीं तो वो उसको भी कंसिडर करके आपकी टीडीएस काट सकते हैं। तो यू हैव टू पर्टिकुलरली आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो इनकम्स मेरी इस फाइनेंशियल ईयर आई हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट है और उस पर टीडीएस ना कटा जाए। और विदेश की संपत्ति की जानकारी भी इसी का हिस्सा होगा, जो कि हमारा अगला टिप है कि आपको विदेश की संपत्ति की जानकारी भी यहाँ पर देनी चाहिए। करेक्ट। जो एलआरएस स्कीम कहते हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसमें एक इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसके चलते काफी सालों से बहुत सारे निवेशक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। उसकी अगर आपकी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो तो नए एम्प्लॉयर को ये इन्फॉर्म करना अच्छा जरूरी है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। बिल्कुल। साथ ही ज्वाइनिंग बोनस के बारे में भी आपको बता दें कि इससे जुड़ा भी एक टैक्स एंगल है, वो क्या है? देखिए, ज्वाइनिंग बोनस काफी बार आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के हिसाब से है। ज्वाइनिंग बोनस जो मिलता है वो कंडीशनल होता है कि अगर आपने 5 साल नहीं कंप्लीट किए, 2 साल नहीं कंप्लीट किए, तो ये रिवर्स हो जाएगा। जब आपको पे हुआ था, ये पोस्ट टैक्स पे हुआ था, बट अगर आपको रिफंड करने की नौबत आई क्योंकि आपने जल्दी से अपनी जॉब चेंज कर ली, तो वो आपको प्री टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स का पोर्शन है उसको आपको रिक्लेम करना पड़ेगा। तो ये जरूरी ध्यान रखें कि जब ज्वाइनिंग बोनस रिटर्न करने की बारी आती है तो प्री टैक्स रिटर्न करना पड़ता है, क्रेडिट की बारी पोस्ट टैक्स पे होती है। तो ये डिफरेंशियल आपको वापस इनकम टैक्स से क्लेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये काफी आपका बड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। एब्सोल्युटली। लेकिन ये तमाम टिप्स आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप कोई नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मुझे बताइए कि आपकी नई जॉब ज्वाइन करने की टाइमिंग पे भी क्या बहुत सारी चीजें यहाँ निर्भर करती हैं या ऐसा कुछ नहीं होता? देखिए, जनरली काफी लोग 1 अप्रैल को तो ज्वाइन नहीं करते, तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में ज्वाइन करते हैं तो ये प्रॉब्लम जरूर रहेंगी। काफी सारी जो हमने 10 लिस्ट की उसमें से काफी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट अगर आप 1 अप्रैल को ज्वाइन करते हैं तो दिस प्रॉब्लम्स हाफ सॉल्व हो जाती हैं। बट जनरली एम्प्लॉयर्स डोंट एम्प्लॉय यू एज पर फाइनेंशियल ईयर, तो ये प्रॉब्लम्स आर रेलेवेंट टू मोस्ट ऑफ अस। और जो 10 टिप्स आपने दी हैं, जो 10 बातें जिन पे हमने अभी चर्चा की है फिरोज, इनमें से किसी एक में भी अगर कोई हमारा दर्शक अटक गया है तो उनके लिए क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, क्या है कि आप अगर एक अच्छे कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूज करेंगे तो ये आपको एक चेकलिस्ट दे देगा कि ये चेकलिस्ट आपको लेनी है इसके पहले कि आप रिलीविंग अपनी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने से पहले अपने करंट एम्प्लॉयर से वो चेकलिस्ट बनाना। तो मेरे हिसाब से एक ही सलाह होगी, इसको आप खुद ना करें, इसकी चेकलिस्ट आप प्रोफेशनल की हेल्प लें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे आपको प्रोफेशनल एडवाइस देने के लिए तैयार हैं, बट ये 10 चीजों की ध्यान रखें और सीए की हेल्प लें ताकि आप किसी में भी डिले ना हो और आपकी स्मूथ से ट्रांजिशन हो जाए। बिल्कुल, आप सीए से मदद तो ले ही सकते हैं, लेकिन साथ ही योर मनी पर एक बार फिर से हम आपको वो चेकलिस्ट बताते हैं जिसमें 10 चीजें हैं, 10 जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अगर आप कोई नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी पिछली आय का ब्यौरा देना है आपको नई कंपनी को, और साथ ही ब्यौरा नहीं देने से रिटर्न भरते वक्त ज्यादा टैक्स आपको लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जरूर से। आगे बढ़ते हैं। अगला टिप ये है कि कटौती या छूट का क्लेम, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी चाहिए। टैक्स कटौती या छूट को 2 बार क्लेम
ना करें, जो कि अक्सर ऐसा हो जाता है। जरूरी दस्तावेज ले लें, आपको फॉर्म 16 और 12 भी जरूर से लेना है और दोनों ही टीडीएस काटने में मदद मिलती है इन दोनों ही फॉर्म्स के जरिए। चौथा टिप अगर हम आपको दे तो नोटिस पीरियड की सैलरी की जानकारी आपको जरूर देनी चाहिए और साथ ही नोटिस पीरियड की सैलरी जब मिलेगी तब आपका टैक्स भी कटेगा, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पांचवा टिप यह है कि जगह में बदलाव। अक्सर हम देखते हैं कि नई नौकरी अगर दूसरे शहर में है तो रिटर्न नहीं भरते हैं लोग या भूल जाते हैं। आपको रिटर्न वही भरना होगा, उसी नई जगह पर। असेसिंग ऑफिसर को नई जगह पर फाइल ट्रांसफर करने को आपको कहना पड़ेगा। छठा टिप आपके लिए यह है कि आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना है। सही जो रिटर्न फॉर्म है वो आपको सही चुनाव करना है उस पूरे फॉर्म का, वरना आगे चलकर ये लायबिलिटी आपके ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। आय और संपत्ति का ब्यौरा आपको देना है अपनी नई कंपनी को। साथ ही विदेश के जरिए अगर आपकी कोई कमाई हो रही है उसकी जानकारी भी आपको देनी है। टैक्स छूट की जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। आपका पीएफ, ग्रेजुटी से निकाले गए पैसों की जानकारी भी यहाँ देनी होगी। विदेश की संपत्ति की जानकारी देनी होगी आपको नई कंपनी को। और आखिरी टिप ये है कि ज्वाइनिंग बोनस से जुड़ी टैक्स की बारीकियों का ध्यान रखना होगा। बोनस की अवधि पूरी ना करने पर कंपनी को पैसा लौटाना होगा। तो ये है वो 10 जरूरी बातें जो अगर आप कोई नई जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। योर मनी में फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। योर मनी में अब जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ और गौरव शर्मा हमारे पहले दर्शक हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार गौरव, बताएं अपने बारे में कुछ, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है मैडम जी। आई कैन अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन रिकरिंग डिपॉजिट। व्हेन यू कीप मनी इन बैंक इन रिकरिंग डिपॉजिट, वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। व्हाट अबाउट द म्यूचुअल फंड? ठीक है गौरव जी, आपको निवेश करना है या आपने निवेश किया हुआ है? So after say 5 years, whatever which we have accumulated, that only you will get. So where is the power of compounding there? ठीक है गौरव, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने निवेश किया हुआ है म्यूचुअल फंड में? किया हुआ है आपने निवेश? कितने साल का नजरिया है आपका? I can wait for at least 10 years. 10 साल और आप इंतजार कर सकते हैं। आपने निवेश किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा कैसे होता है इसी पर आप सवाल पूछ रहे हैं। फिरोज, बहुत बढ़िया सवाल है गौरव के जरिए। वो तमाम दर्शक जो कि इस मैजिकल कैलकुलेशन के बारे में नहीं जानते हैं अब जान पाएंगे। मुनाफे पर मुनाफा, अगर हम इसको आसान भाषा में कहें तो ये कैसे काम करता है? देखिए, जैसे आपने कहा मुनाफे पे मुनाफा, आपके पहले ही साल का जो ब्याज या रिटर्न है, जैसे इन्होंने कहा आरडी में इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न होता है, वो रिटर्न भी आपके लिए अगले साल काम करता है। और तीसरे साल आपको 2 साल की रिटर्न तीसरे साल काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15% की रिटर्न माने तो अगर आप कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट 15% 5 साल का माने तो 75 पे ऐड होता है। 15-15 5 बार। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट माने तो एक्चुअली ये रिटर्न 75 के बदले 100 हो जाती है। सो 25 रुपए आपको ब्याज पे ब्याज, रिटर्न पे रिटर्न 25 रुपए की एक्स्ट्रा मिल गई। सो इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो रिटर्न पे रिटर्न मिलना आपको दूसरे साल बाद 2 साल की रिटर्न आपके लिए कमाती है, तीसरे साल बाद 3 साल की रिटर्न आपके लिए कमाती है। ऐसे ही जैसे लॉन्ग पीरियड्स होती हैं, क्योंकि आप अगर 10 साल तक इन्वेस्ट कर चुके हैं तो 10 साल का जो इंटरेस्ट है उस पे आपको 11वें साल पे जब इंटरेस्ट मिलता है तो जैसे टाइम मैग्नीफाई होता है वैसे कंपाउंडिंग का पावर बढ़ता ही जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए ही आप तमाम बेंचमार्क्स के रिटर्न को बीट कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए भी निवेश करें। कितना फायदा होता है अगर हम एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपैक्ट कैसे ज्यादा होता है? देखिए, पहले एक लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, फिर आपको एसआईपी का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट अगर 20 साल तक अगर आप लाख रुपए डाल के अगर आप उसको 15% पे भी ग्रो कर ले तो ये लाख रुपए एक्चुअली आपके 16 लाख रुपए हो जाएंगे 20 सालों में। तो ये एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत फर्क होता है। सो 20 सालों में आपके 16 लाख रुपए होने की क्षमता है अगर 15% की रिटर्न कमाएंगे तो। बट अगर आप एसआईपी देखें तो अगर 1000 रुपीज की एसआईपी अगर 30 साल पिछले 30 साल अगर आपने चलाई होती एक बैलेंस्ड फंड में जो 13% की रिटर्न दे चुके हैं, जैसे एचडीएफसी प्रूडेंस फंड, आपने 1000 रुपए की एसआईपी चलाई होती तो आपके आज 30 साल बाद 54 लाख रुपीस होते। और आपकी जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है सिर्फ 30 सालों के लिए 1000 रुपए पर मंथ, जो कि ऑलमोस्ट अबाउट
3.6 लाख हुई है। 3.6 लाख ग्रो होके आपके 54 लाख हो गए, क्योंकि आपके ब्याज पे आपको ब्याज मिला या फिर रिटर्न पे रिटर्न मिला। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और उसका फायदा सिर्फ लॉन्ग रन में मिलता है। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिल्कुल, तो इसका फायदा उठाइए, और आप सभी को हम कहते हैं कि लंबी अवधि के लिए अगर आपका कोई गोल है तो उसके लिए आप निवेश कीजिए, और रिटर्न पे रिटर्न यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आप इसी तरह के निवेश में कमा सकते हैं। रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और आगे बढ़ते हैं। फिरोज, बहुत सा ऐसे दर्शक हैं जो इस वक्त हमारा शो देख रहे होंगे और उसके बाद शायद अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। क्या टिप्स होंगे आपकी तरफ से उनके लिए? देखिए, जो भी नए निवेशक हैं उनको जब भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो पहला डिसीजन ये लेना है कि उनको गोल्स क्या है। तो जब अगर वो गोल्स फ्रीज कर लें तो गोल्स में टाइम फ्रेम्स भी ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाती हैं। तो गोल्स एंड टाइम फ्रेम्स अगर फ्रीज हो जाएं तो उसके हिसाब से आपकी रिस्क एपेटाइट, तीसरा स्टेप होता है, आपने अगर अपनी रिस्क एपेटाइट डिसाइड कर ली है कितना रिस्क लेना है और कैसे रिस्क बढ़ाना है। अगर अर्ली निवेशक है तो कम रिस्क रखें और रिस्क बढ़ाएं, फिर अच्छे म्यूचुअल फंड्स चूज करें, या ऐसे इफ यू हैव पर्सनल फाइनेंस शो उससे अच्छे म्यूचुअल फंड्स चूज करके अगर आपने कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट किया, और ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना है, कम कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी मिल सकता है। So these are the 3-4 steps. तो यहाँ पर अगर आप भी निवेश शुरुआत करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपना नाम जरूर भेजिएगा, साथ ही @kavita.th पर भी सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आज शो पर आने के लिए। योर मनी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।